नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक मर्डर मिस्ट्री मैं आप सबको सुनाने वाला हूं। अब जाहिर है मर्डर का मामला है तो बहुत दुखद, लेकिन इस मामले की तफ्तीश पुलिस ने जैसे की वो अपने आप में एक सुनने लायक, जानने लायक बात है, जानने लायक मसला है। घटना नवी मुंबई की है और तारीख है 15 मार्च। अब से महज कुछ दिन पहले की ये बात है। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में सेक्टर 6 में 15 मार्च की शाम को अचानक एक बड़ी वारदात होती है। एक शख्स जिनकी उम्र 56 साल की है, वो एक आउटलेट से लंच करके अभी बाहर निकल रहे होते हैं और अपनी गाड़ी में जस्ट वो बैठने जा रहे होते हैं, तब तक कोई आता है और बहुत करीब से उन पर फायर करता है। एक के बाद एक 2-3 गोलियां उनको मारता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। गोली लगने से जो शख्स है वो वहाँ मौके पर ही गाड़ी के बाहर ज़मीन पर गिर जाते हैं। आनन फानन में आसपास के लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उस शख्स को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन जिसे एक के बाद एक कई गोलियां लगी हों उसके बचने की गुंजाइश कहाँ होती है। तो उस आदमी को डॉक्टर जो है अस्पताल में ब्रॉड डेड करार देते हैं। उसे बताया जाता है कि मृत है। पुलिस, चूंकि संगीन मामला है, मर्डर का केस है, पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। 56 साल के इस शख्स की पहचान होती है सावजी गोकर मंजरी के नाम से। सावजी गोकर मंजरी बेसिकली एक कॉलोनाइज़र और बिल्डर थे, जो बेसिकली इनका ताल्लुक जो है गुजरात से था, लेकिन ये मुंबई महाराष्ट्र में रहकर काम करते थे। अब पुलिस ने फौरन इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि सावजी गोकर मंजरी का कत्ल किसने किया, और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे तो पुलिस को ये भी लग रहा था कि कहीं ये कोई एक्सटॉर्शन रैकेट का कोई काम ना हो, क्योंकि आमतौर पर जो इस तरह का गुंडा टैक्स वसूलते हैं वो लोग बिल्डर्स को, अमीर कारोबारी को टारगेट करते हैं और उनसे रुपए पैसे मांगते हैं और नहीं देने पर सीधे उन्हें गोली मारकर फरार हो जाते हैं। इस तरह के कई केसेस पहले देखे गए हैं और मुंबई में तो इस तरह का एक नेक्सस लंबे समय तक एक्टिव रहा है। तो नवी मुंबई की पुलिस जो है वो इस एंगल पर शुरू में सोच रही थी। एक्सप्लोर करने के बारे में भी पुलिस का आइडिया था कि पता करें कि कहीं कोई एक्सटॉर्शन या कोई रंजिश या कारोबारी दुश्मनी वाली कोई बात ना हो। तो इन तमाम पहलुओं को पुलिस जो है वो एग्जामिन कर रही थी। पुलिस ने जो मृत व्यक्ति हैं सावजी गोकर मंजरी, उसके घर वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लीड इस कोशिश में, इस पूछताछ में पुलिस को नहीं मिली। फिर पुलिस ने तय किया कि वो आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करके जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी तलाश लेगी, उनकी तलाशी करेगी। और पुलिस ने इस कोशिश में जब पूरे नेरुल इलाके में सघन तलाशी अभियान की शुरुआत की तो पुलिस को नेरुल पाम बीच रोड पर सर्विस लेन में एक लावारिस मोटर बाइक पड़ी हुई मिली। ये मोटर बाइक जिस तरह से सर्विस लेन में रखी हुई थी उसे देखकर ये तो नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ पर उस बाइक को पार्क करके कहीं आसपास काम से गया है, बल्कि देखने से एट फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में ये लग रहा था कि ज़रूर इस मोटर बाइक को कोई यहाँ पर छोड़कर भाग गया है, फरार हुआ है। और जिस तरह से सावजी गोकर मंजरी पर हमला हुआ था, लोगों ने जितना भी देखा उस हमले को या आसपास जो भी लोगों से पूछताछ हुई तो ये भी पता चला था कि जो शूटर्स हैं वो किसी बाइक पर ही आए थे। तो पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो इसी बाइक का इस्तेमाल सावजी गोकर मंजरी पर हमला करने के लिए किया गया होगा, लेकिन पुलिस अभी श्योर नहीं थी। तो इस मामले का पता करने के लिए पुलिस ने उस बाइक का बड़ी ही बारीकी से मुआयना करना शुरू किया। और जब पुलिस ने बाइक को गौर से देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि उस बाइक का जो इंजन नंबर होता है उसे रब करके, चेसिस नंबर जो होता है उसे स्क्रैच करके, जो भी क्रिमिनल हैं उन लोगों ने उसे मिटा दिया है। और मिटाने के पीछे आप समझ सकते हैं मकसद यही होता है कि उस बाइक के ओनर की, ओनरशिप की पहचान ना हो पाए, और जब ओनर की ही पहचान नहीं होगी तो फिर पुलिस जो है वो गुनहगारों तक पहुंच भी नहीं पाएगी। तो ये एक तरीका होता है आमतौर पर अपराधियों का, क्रिमिनल्स का, पुलिस को मिसलीड करने के लिए। लेकिन उनकी यही कोशिश या उनका यही एफर्ट इस बात को पुलिस के लिए कंफर्म कर गया कि हो ना हो इस बाइक का इस्तेमाल मर्डर केस में ज़रूर हुआ है।
नंबर प्लेट की जहां तक बात है तो पुलिस ने देखा कि नंबर प्लेट पार्शियली टूटा हुआ है, और जिस तरह से पार्शियली नंबर प्लेट टूटा हुआ था उसे देखकर भी पुलिस को यह महसूस हो गया कि ज़रूर जो क्रिमिनल है वो टोटल नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को हाइड करने के लिए उन्होंने नंबर प्लेट को आधा तोड़ दिया है। अब पुलिस को पता करना था कि ये बाइक किसकी है, लेकिन उसके सामने बड़ी चुनौती थी क्योंकि चेसिस नंबर और इंजन नंबर का पता करना मुश्किल था। उसे तो स्क्रैच ही कर दिया गया था। जो नंबर प्लेट टूटी हुई थी उस नंबर प्लेट से पुलिस को बाकी नंबर प्लेट का या पूरे नंबर का पता लगाना था। यहां जब पुलिस इस एफर्ट में लगी हुई थी तब तक पुलिस ने पैरेलली आसपास के इलाकों के कुछ सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन करना शुरू किया, और इस कोशिश में पुलिस को एक और सब्सटैंशिएट करने वाला एविडेंस हाथ लगा। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज में यह देखा कि दो लोग एक बाइक पर सवार होकर बड़ी तेजी से उस मर्डर स्पॉट की तरफ से वापस आ रहे हैं। उधर जाते हुए भी ये लोग बाइक पर दिखे थे, और ये दूर से देखने पर लग रहा था कि ये वही बाइक है जो बाइक पुलिस के हाथ अभी नेरुल पाम बीच रोड पर लगी थी। कहने का मतलब ये कि ये सारे एविडेंस या ये सारी तस्वीरें, बाइक का रिकवर होना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि यही बाइक जो है वो क्राइम में इस्तेमाल की गई है। अब नंबर प्लेट, टूटे हुए नंबर प्लेट से पुलिस को पूरे नंबर प्लेट का पता लगाना था, क्योंकि नंबर प्लेट जो टूटा था वो आधा अधूरा टूटा था। अब सपोज कीजिए जो नंबर टूटा था, नंबर प्लेट टूटा था, वो नंबर है GJ01AM367 और जो लास्ट डिजिट है वो टूटा हुआ है। मैं आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूं, मतलब मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये यही नंबर है। अब मान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा नंबर दिख रहा है GJ01AM367, फिर लास्ट का डिजिट चला गया है, टूट गया है, तो फिर इसके बारे में पुलिस के लिए पता लगाना एक चैलेंज तो है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप समझ सकते हैं, लास्ट डिजिट जो है वहाँ पर 0 से लेकर 9 तक का कोई भी एक नंबर फिट हो सकता है, और इस सीरीज़ के जितने भी मोटर बाइक हैं या जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, उन गाड़ियों के बारे में अगर पुलिस कोशिश करे तो पुलिस पता लगा सकती है। और नवी मुंबई की पुलिस ने यही किया। पुलिस ने उस टूटे हुए नंबर प्लेट को देखकर गेस करना शुरू किया, और गेस करने के बाद पुलिस ने उस नंबर प्लेट के सहारे टोटल नंबर, जो कंप्लीट नंबर है, उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में कामयाब हो गई। और पुलिस ने जब ये जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये जो गाड़ी है वो मुंबई की नहीं बल्कि राजकोट, गुजरात की है। अब पुलिस को उस टूटे हुए नंबर प्लेट के सहारे ही बाइक के ओनर का नाम पता चल चुका था। पुलिस ने ओनर के बारे में जानकारी जुटाई और फौरन गुजरात में पुलिस ने उस आदमी को अप्रोच किया और उससे कहा कि तुम्हारे बाइक का इस्तेमाल एक मर्डर केस में हुआ है, एक क्राइम में हुआ है, तुम्हें इस पर क्या कहना है। अब पुलिस ने जब ये सवाल पूछा तो जाहिर है ओनर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका था। ओनर ने पुलिस को ये बता दिया कि ये बाइक अब उसकी नहीं है, पहले उसकी ज़रूर थी, लेकिन ये बाइक अब उसने OLX पर किसी आदमी को बेच दी है। अब पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को ऑब्वियसली उसके इन्वेस्टिगेशन में एक झटका सा लगा, लेकिन पुलिस ने तय किया कि जिस आदमी को ये बाइक बेची गई है अब पुलिस को उसे पकड़ना होगा। तो पुलिस ने जिस आदमी को भी बाइक बेची गई थी OLX के सहारे ट्रैक करते हुए और उस आदमी से जानकारी जुटाकर पुलिस जो सेकंड ओनर है उस बाइक की, उसके पास पहुंची। और जब उससे पुलिस ने पूछा तो वहाँ से भी पुलिस को वही जवाब मिला। उस सेकंड ओनर ने भी बताया कि मैंने अपनी बाइक तो OLX पर बेच दी। यहाँ पर भी पुलिस को झटका लगा, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस ने उस आदमी के ज़रिए तीसरे ओनर के बारे में पता लगाया, और इस तीसरे ओनर का नाम था महक जयराज भाई नारिया। अब पुलिस महक जयराज भाई नारिया के पास पहुंची और पुलिस ने कहा कि तुम्हारी बाइक का इस्तेमाल गुजरात में एक शख्स के मर्डर में हुआ है, ये कैसे हुआ। अब ये जयराज भाई नारिया जो है वो पुलिस को गोलमोल बातें बताने लगा, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से और उससे पूछे गए सवालों के जवाब से पुलिस जो है वो संतुष्ट नहीं हुई, और पुलिस को ये हिंट मिल गया कि हो ना हो इस मर्डर केस में उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। क्योंकि ऐसे भी इससे पहले जिन दो लोगों के पास बाइक थी उनके पास अपनी स्टोरी थी कि उन्होंने बाइक बेच दी, लेकिन यहाँ तो महक जयराज भाई नारिया के पास जो है कोई स्टोरी भी नहीं थी। उसने न तो बाइक की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, ना ही किसी को बताया था कि उसने बाइक बेची है। तो बाइक की ओनरशिप जब उसी के पास है और उसी के बाइक का इस्तेमाल करके मर्डर हो रहा है तो उसके पास फिर अपनी बेगुनाही साबित करने का भी कोई तरीका नहीं था।
फिर पुलिस ने यह भी सोचा कि एक बार पता करके देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं होता, उसका बाइक कहीं मिसयूज़ हो जाता है, तो इसके साथ तो ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब महक जयराज भाई नारिया से पूछा तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि इस आदमी का उस मर्डर केस से ज़रूर कोई लेना देना है। पुलिस जब कंफर्म हो गई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। अब इस मर्डर केस को लेकर उसने जो कहानी सुनाई वो अपने आप में एक शॉकिंग, एक चौंकाने वाली स्टोरी है। महक जयराज भाई नारिया ने यह बताया कि आज से कई साल पहले 1998 में यानी 1998 में गुजरात के कच्छ इलाके में एक शख्स की हत्या की गई थी जिनका नाम था बाचू भाई धाना पटानी। अब बाचू भाई धाना पटानी बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, एक कारोबारी थे और इनकी 1998 में हत्या हुई थी। और तब उस हत्या के मामले में सावजी गोकर मंजरी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। जी हां, उसी शख्स को जिसकी अभी जाकर मुंबई में हत्या हुई है। यानी बाचूभाई धाना पटानी के मर्डर का ये जो आदमी है जिसकी अभी हत्या हुई, सावजी गोकर मंजरी, वो एक एक्यूज्ड था और उस मामले में तकरीबन 11 महीने तक वो जेल भी रहा। इसके बाद उसे जमानत मिली, मामले की सुनवाई होती रही और फाइनली उस आदमी को इस मामले से बरी कर दिया गया। यानी ये बता दिया गया कि सावजी गोकर मंजरी जो है वो पटानी का किलर नहीं है। लेकिन बरी करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आदमी किसी मामले में दोषी है या नहीं है। कानून की नज़रों में चूंकि सबूतों और गवाहों की रोशनी में ही फैसला होता है, तो सबूत और गवाह जब नहीं मिलते हैं तो किसी भी आदमी को कानून जो है अगर वो दोषी हो तो भी उसे छोड़ देने पर मजबूर हो जाता है। तो पटानी परिवार का ये मानना था कि बाचूभाई धाना पटानी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सावजी गोकर मंजरी ने ही किया है, लेकिन अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर और सबूतों को डिस्टॉर्ट करके वो इस मामले में बरी होने में कामयाब रहा है। तो इस तरह से पटानी परिवार शुरू से सावजी गोकर मंजरी को अपने दुश्मन नंबर 1 के तौर पर देखता था और इन दोनों परिवारों के बीच, खासकर मंजरी और पटानी के बीच जो है वो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। ये मंजरी का ताल्लुक भी उसी गुजरात के कच्छ इलाके से ही है। अभी हाल ही में एक और घटना हुई थी जिसमें सावजी गोकर मंजरी ने पटानी परिवार के लोगों को कथित तौर पर बहुत बेइज्जत किया था। पटानी परिवार के लोग जो है वो पहले ही अपने एक फैमिली मेंबर को खोकर बहुत नाराज़ थे। ऊपर से जब मंजरी ने उनके साथ बेइज्जती की तो उन्हें लगा कि अब इसका बदला लेना ज़रूरी हो गया है। वो मंजरी को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन मंजरी हमेशा बॉडीगार्ड्स और अपने साथ जो उसके हेंचमैन होते हैं उसके साथ वो घिरा रहता था और गुजरात में उसको टारगेट कर पाना पटानी परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर पटानी परिवार के कुछ लोगों ने यह तय किया कि वो मुंबई में जहां सावजी गोकर रहता है वहां पर उसको हिट करेंगे, वहां पर उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये काम सौंपा अपने ही एक फैमिली के मेंबर को, रिलेटिव को, जिसका नाम महक जयराज भाई नारिया है, जिसे पुलिस ने बाइक के सहारे गिरफ्तार किया था। और महक जयराज भाई नारिया को पटानी परिवार ने कहा कि वो कुछ भी करे लेकिन सावजी गोकर मंजरी का कत्ल कराए। नारिया इस काम के लिए राज़ी हो गया और उसने इसके बाद बिहार के 3 शूटरों से बातचीत की और सावजी गोकर मंजरी की तस्वीर, उसके वेयर अबाउट्स, उसकी डिटेल उन शूटरों को दी और शूटरों ने मंजरी का कत्ल करने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी मांगी। और पटानी परिवार इतना गुस्से में था, महक जयराज भाई नारिया इतने गुस्से में था कि उन्होंने 25 लाख रुपए की सुपारी देने की हामी भर ली। यानी एक बड़े अमाउंट के एवज में वो सावजी गोकर मंजरी का कत्ल करवाना चाहते थे। इन 3 शूटरों में एक शूटर का नाम है गौरव कुमार, बाकी 2 शूटरों के नाम है कौशल कुमार और सोनू कुमार। ये सारे लोग नारिया के फैसिलिटेट करने पर, नारिया की हॉस्पिटलिटी में ये सारे लोग बिहार से मुंबई आए और मुंबई आने के बाद पहले ये लोग बड़ी शिद्दत से, बड़ी खामोशी से सावजी गोकर मंजरी के डेली रूटीन को स्टडी करते रहे, उसकी रेकी करते रहे। मंजरी कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है, कब लौट कर आता है, किससे मिलता है, कहाँ उठता बैठता है, इन सारी चीज़ों की खबर, सारी चीज़ों की जानकारी
पिछले कुछ दिनों से बड़े खुफिया तरीके से ये बिहार के तीनों शूटर पता लगा रहे थे। और ये काम बेसिकली कर रहा था गौरव नाम का जो शूटर है इन तीनों में वो। और गौरव पल पल की खबर अपने दोनों पार्टनर्स को दे रहा था, जिनका नाम कौशल कुमार और सोनू कुमार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 मार्च की शाम को ये सावजी गोकर मंजरी कहीं बाहर गया हुआ था, और जब वो बाहर से वापस नवी मुंबई लौटा और नेरुल के सेक्टर 6 के एक ईट आउट में लंच करने के बाद, लेट लंच करने के बाद, शाम को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जैसे ही वो वहाँ से निकला और अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, तब तक उस पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और ये फायरिंग जो है वो कौशल कुमार, सोनू कुमार, इन दोनों ने मिलकर किया था। और इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई थी महक जयराज भाई नारिया की मोटर बाइक, जो उसने OLX पर ही किसी आदमी से खरीदी थी, और वो तीसरा ओनर उस बाइक का था। लेकिन उस बाइक के टूटे हुए नंबर प्लेट से और आधे अधूरे डिजिट वाले नंबर प्लेट से पुलिस उस बाइक के ओनर तक पहुंची, जो फर्स्ट ओनर था, और फिर धीरे धीरे करके उसने इस पूरे मामले को सॉल्व कर लिया। तो एक टूटा हुआ नंबर प्लेट और पुलिस का बहुत लॉजिकल एनालिसिस, बहुत लॉजिकल गेस इस मामले को क्रैक करने में कितना कारगर, कितना सहायक साबित हुआ, इस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन को देखकर हम समझ सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी जिसे नवी मुंबई की पुलिस ने सुलझाई, मर्डर मिस्ट्री को। और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में नवी मुंबई की पुलिस को 48 से 72 घंटे लगे, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो हैट्स ऑफ टू नवी मुंबई पुलिस, जिन्होंने इतने प्रोफेशनल तरीके से इस मर्डर के मामले को इन्वेस्टिगेट किया। और जो किलर्स हैं उसमें से 3 लोगों को, इंक्लूडिंग नारिया, पुलिस ने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं, जिनको वो एक एक करके गिरफ्तार करेगी। मसलन एक शूटर अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। और बाकी जिस परिवार ने ये सुपारी दी थी, बाचू भाई धाना पटानी के परिवार ने, उस परिवार के जो लोग इस मर्डर केस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो मास्टरमाइंड है, उन तक भी नवी मुंबई की पुलिस अभी पहुंचने की कोशिश कर रही है और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने आप सबको बताई। मुझे उम्मीद है कि मर्डर की ये वारदात तो अपने आप में बेशक काफ़ी दुखद हो, अफसोसनाक हो, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को सॉल्व किया, वो जानना सुनना एक रोचक या दिलचस्प बात ज़रूर है। आप लोगों की राय क्या है इस पूरी कहानी को सुनने के बाद? आप क्या सोचते हैं? और इस तरह से जो बदला लेने वाली सोच होती है, उस पर आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ता हूं जो हमारी पिछले वीडियो में आपने किए थे। भारती रमप्पा ने कमेंट किया है, ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें देख रही हैं, और वो लिखती हैं कि आई लिसन टू योर स्टोरीज एवरी डे, नॉट ओनली यू गॉट गुड कमांड ऑन इंग्लिश, Hindi and Urdu, you present them very well in your story narration. You are truly well dignified narrator. Thank you very much. भारती रमप्पा जी, इतने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। इमरान पठान जी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है, नो वेस्ट ऑफ टाइम, स्ट्रेटिंग सुपर नरेशन, लव यू सर। थैंक यू वेरी मच इमरान पठान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिंदिया भट्ट भाटिया जी रेगुलर कमेंट करती हैं, ये अबू धाबी से हैं, और इन्होंने लिखा है कि मेरे स्टोरी नरेशन का तौर तरीका उन्हें काफ़ी पसंद है। थैंक यू वेरी मच। वेदा देसाई जी हैं, सुप्रतिम जी, विशिंग यू टीम एंड योर हैप्पी फैमिली एंड चैत्र नवरात्रास। ठीक है, बिल्कुल, आजकल चैत्र नवरात्रि चल रही है। आपको पता है कि हिंदुओं में देवी दुर्गा की जो पूजा होती है वो 2 बार होती है। एक जो चैत्र का महीना अभी चल रहा है, हिंदू महीना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस वक्त, और एक पूजा होती है शारदीय नवरात्र की, जो अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है। तो आजकल दुर्गा पूजा चल रहा है, और बीइंग अ बंगाली मुझे तो विश करना बनता ही है। मैं भी आप सबको विश करता हूँ हैप्पी नवरात्रि। दीपक रॉय, एग्जैक्टली दीपक रॉय जी ने भी कमेंट किया, और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। इनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, प्रीतिका रॉय और प्रतिष्ठा रॉय। ये दोनों जो बच्चियां हैं, ये होली क्रॉस स्कूल सिलचर में पढ़ती हैं। और कल जब स्टोरी मैं सुना रहा था, और स्टोरी सुनाने के बाद जब मैं सारे लोगों के नाम पढ़ रहा था, तब मैंने दीपक रॉय जी का भी नाम पढ़ा। और जब दीपक रॉय जी का नाम पढ़ा तो उन्होंने बहुत खुशी से ये नरेशन का ये हिस्सा, नाम पढ़ने का ये हिस्सा अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को दिखाया। और दीपक ने कहा है कि उनकी बच्चियां ये सुनकर बहुत खुश हुई कि क्राइम तक के फोरम से मैं उनके पापा का नाम ले रहा हूं। तो इनफैक्ट मैं भी ये कमेंट पढ़ के बहुत खुश हूं। देखिए,
आप बस कैमरे को उस पार हैं, मैं कैमरे के इस पार हूँ, इतना ही फ़र्क है। हम सारे लोग एक जैसे हैं और छोटी छोटी बातें कई बार हम लोगों को कितनी खुशियाँ देकर जाती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत प्राइसलेस है जो मैं महसूस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दीपक रॉय जी। कुणाल विराट जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने वर्थ लिसनिंग टू योर स्टोरीज लिखा है। मान्यवर सुप्रतिम जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कहानी एवं कहानियाँ एवं एंकरिंग बहुत सुंदर है, ऐसा लिखा है ओमेंद्र नाथ पांडे जी ने। थैंक यू वेरी मच। मिश्रा अमृता ने भी कमेंट किया है, ये केरला से हैं। लिसनिंग टू योर स्टोरी आई लाइक योर हिंदी लिटरेचर वर्ड्स, इन्होंने ये लिखा है। मिश्रा अमृता जी, बेसिकली आप केरला में हैं तो अभी ज़रूर, लेकिन आपके सरनेम और नाम से मुझे लगता है कि आप कहीं नॉर्थ इंडिया की ही हैं, यूपी बिहार की। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अगली बार अपने बारे में कुछ और लिखकर बताएं। गुलनाज खान जी ने भी अपना कमेंट किया है, सर आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, उन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। ये प्रीवियस स्टोरी के कमेंट की बात हो रही है। समीर हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो रेगुलर कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच समीर, कीप कमेंटिंग, कीप कनेक्टिंग। मरियम मोहम्मद जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने वेल्डन लिखकर एक फूल का गुलदस्ता भेजा है, बहुत धन्यवाद आपका। रितिका जी राजस्थान से हैं, मेरे ख्याल से कोटा से ही हैं और ये रेगुलर हमारी स्टोरी सुनती हैं। इन्होंने कहा है कि कमेंट पढ़ने का धन्यवाद, उनका कमेंट हमने कल पढ़ा था। प्रिया संजय जी ने भी अपनी बात रखी है। संजीत प्रसाद जी, जय हिंद जय भारत, इन्होंने लिखा है। ज्योति शर्मा जी ने भी कमेंट किया है, द स्टोरी सजेस्ट्स डोंट गो ऑन रिलीजियस नेम, इनोसेंट फेस एंड स्वीट वर्ड्स, कोई कुछ भी हो सकता है, ब्रिलियंट शेयर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उमा शर्मा जी हैं, बेंगलुरु से लगातार कमेंट करती हैं। ये कहती हैं कि मैं आपको अपना भैया कहती हूँ तो आप भी मुझे अपना बहन माना करें। बिल्कुल मैं मानता हूँ उमा बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशराज तोमर जी ने भी कमेंट किया है। रहमान ब्लॉग्स ने भी अपनी बात रखी है। विनय नाशवाले जी का कमेंट आया है। अविनाश कुमार जी हैं। समर अकमल है, इन्होंने भी कमेंट किया है। छाया अहीरे और शंकर लाल बिश्नोई जी, बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट्स किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक बार में एट वन गो तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से कमेंट करते रहें ताकि हमारा जो ये टू वे कम्युनिकेशन है वो लगातार जारी रहे। हम आप लोगों से यूं ही बातचीत करते रहें। कल हम फिर किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।